Where's the sea? 700,000 years ago. The secret of return. It's coming. पृथ्वी जिसका 70% हिस्सा सिर्फ पानी से भरा है, और क्या हो अगर ये सारा ही समुद्र का पानी बचे हुए 30% हिस्से में शिफ्ट हो जाए। ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की नई फ्रेंच मूवी सर्वाइव। कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जो कि अभी कैरेबियन ओशन में कुछ दिन की छुट्टियां बिताने अपनी बोट से आए थे। अब टॉम एक ओशनग्राफर है। ओशनग्राफर ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो कि समुद्र से जुड़े जीव जंतुओं और उसके एनवायरनमेंट पर ही रिसर्च करते हैं। सो अब टॉम अपनी पत्नी जूलिया और 2 बच्चों केसी और बेन के साथ समुद्र में कुछ दिन छुट्टियां मनाने आया है ताकि वे अपने छोटे बेटे बेन का बर्थडे बोट में सेलिब्रेट कर सके। और अब जब बाकी सब एंजॉय कर ही रहे थे तो पीछे से जूलिया पानी में स्विम करने जाती है, लेकिन आज पानी में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वहीं बोट में टॉम भी ध्यान नहीं देता कि अचानक से ही उनकी बोट के सारे ही इक्विपमेंट्स मेल फंक्शन कर रहे हैं और पीछे से जूलिया जो कि पानी में थी उसे महसूस होने लगता है कि उसके आसपास का पानी धीरे धीरे अपनी जगह बदलने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी फैमिली को बुलाने लगती है, लेकिन उनकी बोट तो काफी दूर जा चुकी थी, जबकि पानी लगातार खुद ब खुद शिफ्ट होते हुए जूलिया को बोट से दूर खींचे जा रहा था। कि फॉर्चुनेटली टॉम नोटिस कर ही लेता है कि उसकी पत्नी जूलिया तो बोट में है ही नहीं और उन्हें वो काफी दूर मदद के लिए चिल्लाते हुए नजर आती है। अब टॉम जल्दी से बोट को मोड़ जूलिया के पास ले जाता है और फिर खुद पानी में कूदकर किसी तरह से उसने जूलिया को डूबने से बचा ही लिया था। दोनों ही बच्चे उन्हें वापस से बोट में खींचते हैं और जूलिया फाइनली सेफ थी, मगर टॉम उस पर काफी ही गुस्सा करता है। उसने पहले से सबको बता रखा था कि कोई भी पानी में कूदने से पहले पूरी ही फैमिली को इन्फॉर्म करेगा और जूलिया इसके लिए माफी भी मांगती है। अब चूंकि आज बेन का बर्थडे था तो उनकी फैमिली हॉलीडे खराब ना हो, इसलिए वे इस इंसिडेंट को यहीं इग्नोर कर आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि पानी कभी ऐसे शिफ्ट नहीं होता और उनकी बोट के सारे ही इक्विपमेंट्स ढंग से काम नहीं कर रहे। अब शाम होते होते पूरी फैमिली ने बोट को डेकोरेट कर दिया था। वे बेन का 13वां बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। बेन को ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। पूरी फैमिली काफी खुश थी और वे एक साथ इस मोमेंट को फोटो लेकर कैप्चर भी कर लेते हैं। अब कुछ देर बाद बेन की बड़ी बहन केसी का बॉयफ्रेंड उसके पास वीडियो कॉल करता है। केसी उसे बताती है कि वे बोट में कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उन्हें जल्दी से सरफेस पर वापस आ जाना चाहिए। दरअसल हर ओर अचानक से बड़े बड़े तूफान आने लगे। वो आगे रिवील करता है कि टीवी न्यूज में भी दिखाया जा रहा है कि ऐसा सिर्फ उनके यहाँ नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ हो रहा है। अब केसी तो ये सुनकर डर चुकी थी कि अचानक से हर ओर मौसम कैसे बदलने लगा और वो उसे कुछ और भी पूछ पाती। इसके पहले ही नेटवर्क कनेक्शन फेल हो जाता है। केसी जल्दी से भागकर अपनी फैमिली को सब रिवील करती है कि कैसे पूरी दुनिया में अचानक से बड़े बड़े तूफान आने लगे। वे कुछ भी समझ पाते इसके पहले ही उन्हें अपनी बोट से किसी के टकराने की आवाज आने लगती है और वे बाहर आकर देख पा रहे थे कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारी वेल्स मछलियां इकट्ठा हो चुकी हैं, जबकि इस एरिया में तो वेल्स मछलियां होती भी नहीं थी। यानी कि जियोग्राफिकली बहुत कुछ वियर्ड हो रहा है जो कि अभी तो उनकी समझ के बाहर है। वहीं लगातार टक्कर लगने से बोट के इंजन को नुकसान हुआ था, सो उसे देखने टॉम अब पानी में डाइव करता है। लेकिन अब कुछ देर बाद जब वो वापिस से ऊपर आया था तो बाकी सब नोटिस करते हैं कि उसके कंधे पर बहुत बड़ा कट लगा हुआ है। जूलिया जल्दी से उसके कंधे के कट को स्टिच करने लगती है और टॉम रिवील करता है कि किसी बड़ी वेल के टकराने से उनकी बोट का इंजन डैमेज हो गया, जिसे अभी तो वे रिपेयर भी नहीं कर सकते और वे शायद से अब समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं। ये बोट अब मूव करने लायक नहीं बची और उन्हें यहीं से कॉल करके बाहर से मदद बुलानी होगी। अब केसी बाहर जाकर फिर से फोन करने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब ना तो उनके फोन में कोई सिग्नल ही था और ना ही रेडियोज ही काम कर रहे थे। हर कोई हैरान था कि अचानक से ये सब बंद क्यों पड़ गए। अब टॉम कैलकुलेशंस के बाद अपनी फैमिली को बताता है कि उनके पास टोटल 4 दिन का खाना और पानी है। वहीं उनकी बोट अभी एक शिपिंग रूट पर है, सो जल्द से जल्द यहाँ से गुजरने वाली बाकी शिप्स उन्हें नोटिस कर ही लेंगी। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि बाहर बाकी की दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ वे डिस्कस कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से तेज आवाजें आने लगती है। वे बाहर जाकर देखते हैं कि अब आसमान से ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे क्रैश हो रहे थे। उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इंजन डैमेज होने के बावजूद टॉम बोट को आगे ले जाने लगता है
ताकि कहीं वे उनके ऊपर ही ना गिर जाएं। और वे फाइनली आखिरी गिरते हुए ऑब्जेक्ट से दूर निकल ही आए थे। हालांकि अब उनका इंजन बिल्कुल ही डैमेज हो गया और अब ये रिपेयर करने लायक भी नहीं बचा था। टॉम बाहर जाकर रियलाइज करता है कि आसमान से गिरते हुए ये ऑब्जेक्ट्स असल में सैटेलाइट्स थे, इसलिए ही उनके फोन्स या रेडियो कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेकिन अचानक से वे नीचे कैसे गिर गए ये किसी को भी समझ नहीं आता। तो वहीं अब तक समुद्र में भी तेज तूफान आने लगता है। पूरी की पूरी बोट तेजी से हिल रही थी। सो टॉम अब जल्दी से अपनी पूरी फैमिली को ऊपर वाले डेक में इकट्ठा कर उन्हें लाइफ जैकेट्स पहना देता है, ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो कम से कम वे डूबे ना। वही उन्हें ग्रेविटी में भी एक शिफ्ट नजर आती है, क्योंकि अचानक से ही उनके नाक से खून आने लगा था और वे समझ जाते हैं कि आज तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है। तो वे इस तूफानी रात को किसी तरह से सरवाइव करते हैं और सुबह जब उनकी आंखें खुली ही थी तो वे देखते हैं कि अब उनकी बोट हर ओर से टूटी हुई है। वे जल्दी से बाहर निकलते हैं और हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि अब तो उनकी बोट के नीचे पानी ही नहीं था। उनकी बोट एक डेजर्ट के बीचों बीच खड़ी हुई थी। टॉम और फैमिली जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि वे असल में किसी डेजर्ट में नहीं बल्कि वे तो अभी भी समुद्र के बीचों बीच मौजूद हैं। बस समुद्र का सारा ही पानी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया। इसका मतलब था कि बाहर की दुनिया में अब कोई जीवित नहीं बचा होगा। वैसे भी 70% सरफेस पर पानी ही होता है और अगर वो पानी बचे हुए 30% सरफेस पर चला जाए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। टॉम नोटिस करता है कि उनका कंपास ढंग से काम नहीं कर रहा, यानी कि पृथ्वी के दोनों ही पोल्स अपनी डायरेक्शन से दूर शिफ्ट हो चुके हैं। हर कोई ये जानकर डर जाता है कि उनके बाकी के जानने वाले, उनके क्लासमेट्स, उनके कोलिग्स अब कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। केसी भी रोते हुए वापस से अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि अब तक उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वे करे क्या। और छोटा बहन अब कल रात वाले अपने बर्थडे वाले बलून्स को ऊपर छोड़ देता है, ताकि अगर कोई और बोट वाला सर्वाइवर बचा हो तो वे एक साथ मिलकर इस सिचुएशन का सामना करें। वैसे भी लैंड पर कोई बचा ही नहीं होगा, मगर हो सकता है कि कोई और बोट समुद्र में हो और वे भी उनकी तरह बच गए हों। सो टॉम अब अपने आसपास की बोट्स में फिर से रेडियो से सिग्नल भेजने लगता है और सरप्राइजिंगली उसका कनेक्शन एक छोटी सबमरीन से हो भी गया था, जहां से एक आदमी जिसका कि नाम नाटो था वो उसे रिवील करता है कि कल रात जब वो इवेंट हुई तब वो अपने साथियों के साथ अपनी सबमरीन में पानी के बहुत नीचे था और फिर वो सब हुआ और अब वो अकेला ही जिंदा बचा है। दोनों आपस में बातें कर डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि शायद से उनकी मदद करने वाला कोई जिंदा ही नहीं बचा होगा। और नाटो अब उसे रिवील करता है कि उसकी कैलकुलेशंस के अनुसार समुद्र का पानी जो कि दूसरी दिशा में गया है वो फिर से एक हफ्ते बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो नाटो के अनुसार वो तो सबमरीन के जरिए सरवाइव कर लेगा, मगर टॉम को जल्द से जल्द किसी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा, इससे पहले कि समुद्र का पानी फिर से वापस लौटे। अब टॉम रिक्वेस्ट करता है कि नाटो उनकी फैमिली को अपनी सबमरीन में आने दे, क्योंकि उसके साथी तो वैसे भी मर चुके हैं। लेकिन नाटो के अनुसार उसकी सबमरीन काफी ज्यादा छोटी है, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ही लोग फिट हो सकते हैं। सो टॉम कहता है कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ उसकी लोकेशन पर आ जाएगा। वो बस उसके बच्चों को सबमरीन में आने दे और वो खुद अपनी पत्नी के साथ वहां से पैदल किसी ऊंची जगह के लिए निकल जाएगा। इसके बदले में वो उसे अपना सारा खाना भी देने को तैयार है। अब ये सुनकर नाटो इसके लिए मान जाता है और मैनुअली मैप में ही टॉम को अपनी लोकेशन दे देता है। टॉम अपनी पत्नी को समझाता है कि उन्हें अभी ही अपना सारा खाना और पानी पैक कर नाटो की सबमरीन के लिए निकलना होगा, जहां जाने में उन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे और वहां वे अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित छोड़ खुद पैदल ऊंची जगह की तलाश में निकलेंगे। हो सकता है कि वे खुद भी बच ना पाए, मगर कम से कम उनके बच्चे तो सेफ रहेंगे। अब थोड़ी ही देर में उन्होंने सब कुछ पैक कर लिया था और जब वे निकलने ही वाले थे कि तभी टॉम को एक आदमी अपने डॉग के साथ उन्हीं की ओर आता हुआ नजर आता है। टॉम को उसे देखकर दया आती है, क्योंकि उस आदमी को चोट आई थी। तो वो पानी की बोतल लेकर उसे संभालने जाता है। वो आदमी पानी पीता है और सरप्राइजिंगली अब उसने टॉम पर ही अटैक कर दिया था। जूलिया अपने पति को बचाने आगे भागती है कि तभी वो आदमी अब एक स्पीयर निकाल टॉम को दे मारता है। टॉम वहीं मारा गया था, जबकि जूलिया जोरों से चिल्लाई जा रही थी। उसके पति ने एक सर्वाइवर की मदद करने की कोशिश की, मगर उसने बड़ी बेरहमी से टॉम को ही मार डाला। वो समझ जाती है कि ये आदमी उन्हें भी हैरेस करने की कोशिश करेगा और उनका सारा ही खाना पानी छीन लेगा। तो वो जल्दी से वापस से बोट की ओर भागकर अपने बच्चों से कहती है कि उन्हें जल्दी से छिपना होगा,
क्योंकि वो सर्वाइवर उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। जूलिया जल्दी से बोट के केबिन को लॉक कर अपने बच्चों को छोटे छोटे बॉक्सेस में छिपने को कहती है और उन्हें एक फ्लेयर गन खुद की सुरक्षा के लिए देकर खुद बाहर निकल जाती है ताकि उस आदमी पर अटैक कर सके। जबकि वो आदमी अब तक केबिन के दरवाजे को तोड़ रहा था और अंदर आकर अब वो खाना खाते हुए नोटिस करने लगता है कि यहाँ बोट में उसके काम का उसे क्या क्या मिलेगा। वो खाना खाते हुए पूरी बोट की तलाशी लेने लगता है, जबकि जूलिया ऊपर से चाकू लेकर उसके आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उस पर वार कर सके। हालांकि उसे आवाज होने से अब वो आदमी उसे नोटिस कर लेता है। सो जूलिया अब बोट से नीचे कूद छिप गई थी, जबकि उसके बच्चे अभी भी बोट में ही थे और वो फिर से ऊपर जा पाती। उसके पहले ही उस आदमी का डॉग जूलिया को देख उस पर अटैक कर देता है। जूलिया के पास भी चाकू था और जब अपने डॉग की आवाज को सुन वो आदमी बाहर निकलता है तो देखता है कि जूलिया उसके डॉग को मारकर कहीं भाग गई थी। उसे अभी उसके बच्चों का नहीं पता था। जबकि पीछे से जूलिया फिर से बोट में चढ़ जाती है। वो उस आदमी पर पीछे से वार करने जा रही थी, मगर वो आदमी अब सामने से आकर जूलिया पर अटैक कर देता है। वो पूछने लगता है कि उनके पास और कौन कौन से काम की चीजें हैं, जिसे कि बॉक्स में छिपे हुए बच्चे सुन रहे थे। वे जानते थे कि वो आदमी उनकी माँ को मार देगा। सो केसी अब हिम्मत कर बॉक्स खोलती है और उस आदमी की फेस पर फ्लेयर गन फायर कर देती है, जिससे कि वो आदमी तो घायल हुआ ही था, साथ में ही बोट में आग भी लग जाती है। जूलिया दोनों ही बच्चों को जल्दी से बोट से निकलने को कहती है और वो खुद अकेली पैक किया हुआ खाना लेने जाती है, जहाँ की वो आदमी खाना छीनने की भी कोशिश कर रहा था, मगर जूलिया उसे किक कर आखिरकार खाने वाला बैग अपने साथ ले ही आती है। बाहर दोनों ही बच्चे अपने पिता टॉम को देख रोए जा रहे थे। जूलिया किसी तरह से उन्हें संभालने की कोशिश करती है और जब उसे दिखाई देता है कि वो आदमी अब जलती हुई बोट से निकल चुका है तो वो बच्चों के साथ जल्दी से आगे बढ़ने लगती है। वहीं पीछे उनकी बोट अब पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई थी और जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है जहां से उन्हें रेडियो से नाटो की सबमरीन की लोकेशन मिली थी। वे काफी देर चलने के बाद एक चट्टान के पास शेल्टर बनाते हैं, जहाँ की वैसे तो पानी बह रहा था मगर ये पीने लायक नहीं था। वहीं बेन काफी दुखी था। उसी ने वे बलून्स आसमान में उड़ाए ताकि कोई उन्हें नोटिस कर ले और तभी वो आदमी आ गया और उसने उसके पिता को मार डाला। सो अब उसे लगने लगता है कि सब उसी की गलती थी, उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। यहाँ जूलिया अपने बच्चों को संभालती है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं। अभी तो उन्हें सिर्फ किसी तरह से खुद को बचाना है और बाकी सब कुछ वे बाद में सोचेंगे। इसके अलावा उनका मैप भी बोट में जल गया था तो उन्हें सबमरीन का रास्ता ढूंढने में काफी मुश्किलें होंगी और काफी टाइम लगेगा। जूलिया एक चट्टान से ये भी नोटिस करती है कि वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि सारा खाना तो वे अपने साथ उठा ले आए थे। सो वे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। वे पहले से कई घंटे चलने के बाद काफी थके हुए थे, मगर जूलिया उन्हें रुकने नहीं देती। यहाँ समुद्र का सरफेस भी समतल नहीं था, मगर बावजूद इसके तीनों भागते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे रास्ते में देखते भी हैं कि समुद्र के सरफेस से पानी तो चला गया, मगर यहाँ भी तक भी प्लास्टिक बोतल्स के ढेर लगे हुए थे। ये सारा ही कचरा कभी इंसानों द्वारा समुद्र में फेंका गया था। वहीं उनके पास अब पीने का पानी भी बहुत कम बचा था और जब बेन डिहाइड्रेट होने ही वाला था तो जूलिया अपना सारा बचा हुआ पानी उसे ही पिला देती है। वहीं केसी भी अब तक हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है कि वे जहाँ कहीं भी जा रहे हैं क्या गारंटी है वो उन्हें वो सबमरीन मिल ही जाएगी। वैसे भी जल्दी समुद्र का पानी वापिस आने वाला है, सो उनका मरना तो वैसे भी तय है। लेकिन जूलिया चिल्लाकर उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहती है। वे और आगे चलकर देखते भी हैं कि यहाँ सरफेस पर एक टूटे हुए प्लेन का ढांचा पड़ा था, जो कि शायद से सदियों पहले समुद्र में क्रैश हुआ होगा, मगर अब पानी हटने से पहली बार उन्हें ये दिखाई दिया है। जूलिया आज की रात यहीं बिताने का फैसला करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक ही दिन में उनके साथ कितना कुछ घट गया। वो कल रात खींची हुई अपनी आखिरी फैमिली फोटो देखती है, जिसमें वे चारों एक साथ बहुत खुश थे। दोनों बच्चे भी अपने पिता टॉम को याद करते हैं, मगर अभी तो उनका सबसे पहला मकसद सिर्फ उसी सबमरीन को ढूंढना था, जहां पहुंचकर वे सेफ रह पाएंगे। अब रात को सोते हुए केसी की एक आवाज से आंख खुलती है और वो बाहर देखने जाती है कि ये है क्या, कि तभी उसके पीछे से वही आदमी अब केसी पर अटैक करने आता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि केसी वहां जानबूझकर गई थी ताकि वे अपने पीछे लगे उस आदमी से छुटकारा पा सके, और अब पीछे से जूलिया कूदकर उस आदमी को चाकू से मार देती है।
उन्होंने अपना सबसे बड़ा खतरा टाल दिया था और अब सुबह होते ही तीनों देखते हैं कि वहाँ तो उस आदमी की बॉडी थी ही नहीं, यानी कि समुद्र के कुछ जीव जो कि सरफेस पर रह सकते हैं वे अभी भी आसपास घूम रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है। तीनों अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। उनकी हालत भी अब तक बिना पानी पिए काफी खराब हो चली थी। सो रास्ते में अब खराब पानी होने के बावजूद बेन उसे पीने लगता है। जूलिया जल्दी से उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे तो वो बीमार हो जाएगा। और वे आज भी पूरा दिन चलकर काफी लंबी दूरी तय करते हैं और फिर से शाम होते ही जब उन्हें कुछ कचरा मिला था तो वे उसी से आज की रात भी शेल्टर बना लेते हैं। अब जब रात को वे सो ही रहे थे तो जूलिया को बाहर से किसी जीव की आवाज आती है और वो बाहर देखती है कि यहाँ तो बहुत सारे क्रैब्स यानी कि केकड़े थे। और उनसे बचने के लिए जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से आगे लेकर भागने लगती है। वहीं कुछ दूर ही उन्हें एक बड़ा शिप भी नजर आता है जो कि क्रैश हो चुके कंटेनर से भरा पड़ा था। जूलिया देखती है कि वहाँ कई सारे लोग उन कंटेनर्स में छिपे हुए हैं। सो वो अपने बच्चों के साथ क्रैब से बचने के लिए उन्हीं कंटेनर्स के पास जाने लगती है। हालांकि वे लोग क्रैब्स को देखकर कंटेनर्स के दरवाजे बंद कर लेते हैं और जब वे जूलिया और बच्चों की मदद मांगने के बाद भी दरवाजे नहीं खोलते तो तीनों को ही अब कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ती है। हालांकि इसी बीच एक क्रैब ने जूलिया के पैर को काट लिया था और तीनों ऊपर से देखते हैं कि ढेर सारे क्रैब्स कंटेनर्स के अंदर भी घुस ही गए और उन्होंने वहां मौजूद सारे ही सर्वाइवर्स को गन चलाने के बावजूद मार डाला। ऊपर से जूलिया और दोनों ही बच्चे लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुन रहे थे और आखिरकार जूलिया अपनी चोट पर स्कार्फ बांधकर बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह जब जूलिया की आंख खुलती है तो उसे अपने बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। हालांकि यहाँ क्रैब्स भी नहीं थे और उसके बच्चे आकर बताते हैं कि वे तो बस क्रैब्स के जाने के बाद खाने पीने की सप्लाईज ढूंढ रहे थे। अब जूलिया पहले अपने घाव को ड्रेसअप करती है और बच्चे वहाँ पड़े वेपन्स को कलेक्ट करते हैं ताकि अगर दोबारा से क्रैब्स उन पर अटैक करे तो वे खुद को बचा सके। इसके अलावा उन्हें थोड़ा बहुत खाना और पानी भी मिल गया था जिसे कि खाने के बाद उनमें कुछ हिम्मत आती है। और अब एक मरे हुए सर्वाइवर के पास से रेडियो लेकर जूलिया फिर से उसी सबमरीन में नेटो से कांटेक्ट करती है। नेटो रेडियो पर रिवील करता है कि उस पर भी बहुत सारे क्रैब्स ने जानलेवा अटैक किया था और वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसके अलावा वो एक और बुरी खबर देता है कि ये जीव अचानक से इस ओर इसलिए आ गए क्योंकि समुद्र का पानी उसकी उम्मीद से कहीं पहले वापस लौट रहा है, यानी कि अब सिर्फ कुछ ही घंटों बाद यहाँ फिर से समुद्र का पानी होगा और उससे पहले उन्हें सबमरीन तक वापस आना होगा। अब जूलिया रोने लगती है कि वो नाटो को कैसे ढूंढे क्योंकि उनके पास तो मैप भी नहीं था। तो अब उन्हें डायरेक्शन दिखाने के लिए नेटो अपने आखिरी बची हुई फ्लेयर गन को भी फायर कर देता है और बेन और जूलिया ये देखकर काफी खुश होते हैं कि वे अब तक सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वो सबमरीन यहाँ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर बची थी। जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार उन्हें वो सबमरीन एक दूर मैदान में दिखाई भी दे जाती है, लेकिन उनके रास्ते में एक चट्टानी दीवार भी बनी हुई थी जो कि समुद्र की लहरों के कारण सरफेस पर बनी होगी। यहाँ केसी पूछती है कि उनकी माँ का क्या होगा क्योंकि उस सबमरीन में सिर्फ 3 ही लोगों की बैठने की जगह है और नेटो अपने साथ उन दोनों को बचा लेगा। लेकिन जूलिया कैसे बचेगी? वहीं अब तो कुछ ही घंटों में पानी भी आने वाला है तो वो कहीं जा भी नहीं पाएगी। हालांकि जूलिया कहती है कि अभी उन्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, वे पहले सबमरीन तक पहुंचेंगे और आगे तय करेंगे कि उन्हें करना क्या है। और अब जब वे किसी तरह से उस चट्टानी रास्ते को पार कर आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में पत्थर गिरने से जूलिया दोनों बच्चों से अलग हो जाती है। वो चिल्लाकर दोनों से कहती है कि वे सबमरीन के पास भागकर चले जाएं। उसके लिए तो वैसे भी वहाँ कोई जगह ही नहीं थी। अब केसी और बेन रोते हुए अपनी माँ को छोड़कर सबमरीन की ओर भागाते हैं जहाँ की वे देखते हैं कि नाटो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो कहता है कि शायद से वो बच नहीं पाएगा, इसलिए अब वे तीनों ही सबमरीन में जा सकते हैं। ये सुनते ही केसी वापिस से अपनी माँ जूलिया को लेने जाती है क्योंकि अब वे तीनों एक साथ बच सकते थे। जबकि दूसरी ओर जूलिया की ओर बहुत सारे क्रैब्स अटैक करने आ रहे थे और जूलिया उन पर गोलियां चलाने लगती है। यहाँ जब उसकी गोलियां खत्म होने ही वाली थी कि पीछे से केसी आकर उसे पत्थरों से निकाल ही लेती है। हालांकि क्रैब्स अब तक उनके पीछे ही थे और वे भागते हुए सबमरीन की छत पर चढ़ जाते हैं। वे क्रैब्स को गोलियां मारते हुए नोटिस कर रहे थे कि समुद्र का पानी वापिस आ रहा है और अब आखिरी वक्त पर तीनों फाइनली सबमरीन में आ ही जाते हैं। जूलिया याद करती है कि कैसे पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी फैमिली को बचाया। उनकी सबमरीन पानी के बहाव से अपने आप बहे जा रही थी
और तीनों सबमरीन में ही बेहोश हो जाते हैं। अब कई घंटों बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वे नोटिस करते हैं कि उनकी सबमरीन अब पानी से बाहर निकल चुकी है और कहीं फंसी पड़ी है। तीनों बाहर निकल कर देखते हैं कि वे अपने शहर में वापस आ ही गए, मगर अब यहाँ उनके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था। शायद से वे तीनों ही पृथ्वी के आखिरी सर्वाइवर्स बचे थे और उन्हें ही अब इस बर्बादी के बीच सर्वाइव करना होगा। इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।